नमस्कार, उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। बच्चों के भविष्य को लेकर राज्य सरकार का फैसला। 8 फरवरी के खुलेंगे 6ठी और 11वीं तक की सभी स्कूल। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे स्कूल। किसान के आय की बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर। पिथौरागढ़ में 6 फरवरी को लगेगा ऋण मेला। किसान को मिलेगी ब्याज मुक्त 3 लाख तक का कर्ज। कच्चा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रक लूट कांड में ट्रक समेत एक लुटेरों को किया गिरफ्तार। ट्रक लूट के पीछे पैसों की बताई गई लेन देन। बेरीनाग में देर रात तक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक ने जताई खुशी। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू होने के बाद से सरकार ने एक और फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के मुताबिक 8 फरवरी को कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक की छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने तरफ से स्कूल के लिए एसओपी जारी की है। एसओपी में साफ कहा गया है कि स्कूल को खोलने से पहले और रोज हर पहली बार सैनिटाइज कराया जाएगा। स्कूल में मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजिंग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं छात्र संख्या अधिक होने पर 2 पोलियो की कक्षा चलाई जाएगी। वहीं छात्र संख्या अधिक होने पर 2 पालियों की कक्षा चलाने और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधक को एक नोडल अधिकार नियुक्त कर सुनिश्चित कराना होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। साथ ही बच्चों के हाथ में सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं क्लासरूम में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू होने के बाद से सरकार ने एक और फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के मुताबिक 8 फरवरी को कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से स्कूल के लिए एसओपी जारी की गई है। एसओपी में साफ कहा गया है कि स्कूल के खोलने से पहले रोज पाली के बाद सैनिटाइज कराया जाएगा। स्कूल में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा मौजूद हैं। कमल जी, जिस हिसाब से अब 12वीं के बाद अब 6ठी और 11वीं क्लास की बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, इसको लेकर स्कूल में अब क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, क्या स्कूल में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है? हाँ सोनाली, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में अगर हम कहें तो अब पहले जो 11th और 10th और 12th के जो स्कूल खुले थे और उसके बाद नवंबर में खोले गए थे, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है और अन्य राज्यों में भी स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि 8 तारीख से मंडे से यहाँ पर भी स्कूल खोल दिया जाए। 6th क्लास से लेकर 8th तक, फिर 9th फिर खोल दिए जाए और साथ में 11th के सारे। तो इसके लिए आज एसओपी जारी की गया है। वो उसमें तय किया गया है कि सबसे बड़ी स्कूलों में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो सारी इस जो एसओपी है उसकी मॉनिटरिंग करेगा। उसमें सबसे बड़ी बात हम कहें तो सब लोग मास्क लगा के आएंगे, अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन होगा। जिस दिन बच्चे ज्यादा आएंगे तो उनको 2 शिफ्ट में किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें अभिभावकों को भी अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति जब अभिभावक इसमें अपना परमिशन दे देंगे, सहमति दे देंगे, तो उसके बाद बच्चा स्कूल आएगा। इसमें एक फॉर्म होगा, उसमें अभिभावक के साइन कराने होंगे तो बच्चा स्कूल आएगा। इसको लेकर आज सारी जितनी भी चीजें हैं वो जारी कर दी गई हैं। एसओपी जो प्रमुख ओम प्रकाश है, जो मुख्य चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, उन्होंने ये जारी की है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड में भी मंडे से स्कूल खुल जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर सभी स्कूलों ने अपनी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने की शुरुआत कर दी है। कमल जी, सरकार के इस फैसले के बाद से छात्रों और अभिभावकों में क्या कुछ प्रतिक्रिया देखी जा रही है? सोनाली, अगर आप बात करें तो पहले क्या होता था कि ऑनलाइन जिस क्लासेस चल रही थी उसमें यह है कि जो ऑनलाइन की सुविधा हर लोगों पे नहीं होती। जो लोग
कहीं लोगों के पास थी, कहीं लोगों के पास नहीं थी, तो किसी तरह बच्चे जो स्थिति होती है स्कूल में जाने पढ़ाई होने की, वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कोरोना काल कम हुआ, तो यही अभिभावक सोचे जैसे कोरोना काल होगा तो कहीं ना कहीं स्कूल बच्चे जाएं तो वो चीजें हों, क्योंकि अब आगे एग्जाम भी होने हैं, तो ऑनलाइन इतनी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए अभिभावक को यही कहना है कि जब धीरे धीरे चीजें हो गई हैं, सावधानी बरतनी जरूरी है, तो सावधानी जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और बच्चों को भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, स्कूलों के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती है कि जहां बच्चे आएंगे उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं देखनी है कि किसी बच्चे के जब बच्चे आ रहे हैं जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन हो, नियमों का पालन हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है कि कोई कोरोना केस आ जाए। तो ये चीजें जो सबसे बड़ी चुनौती है, स्कूलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कमल जी, सरकारी गाइडलाइन जो जारी की गई है, इसके बाद से अब क्या कुछ स्कूल में तैयारी की गई है जिसको लेकर गाइडलाइन पूरी तरह से इसको फॉलो किया जा सके? सोनाली, सबसे बड़ी बात है ये, जब अभी हमारे यहाँ कैबिनेट की जब बैठक हुई थी यहाँ पर, तो उसमें ये चीज तय हो गई थी कि 8 तारीख से यहाँ पर जो स्कूल होंगे वो खोले जाएंगे। उसके लिए जब ये कैबिनेट नहीं आ गया था, तो उसके बाद धीरे धीरे स्कूलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और उसमें बाद में कहा गया था इसके लिए बहुत जल्दी इसके एसओपी जो नियम होंगे वो इसके जारी किए जाएंगे। कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, स्कूल में बच्चे भी पढ़ाई कर लें और किसी को कोरोना भी केसेज ना बढ़ पाए। तो इसके लिए एसओपी जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ के ओम प्रकाश, उन्होंने जारी करी है और उसके बाद पहले लोगों ने व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी और अब जब ये एसओपी जारी हो उसके अनुसार स्कूल प्रबंधक, स्कूल के लोग अब इन व्यवस्थाओं में लगे। सबसे पहले मैं बताया कि स्कूलों में एक नोडल अधिकारी भी यहाँ हुआ जो सारी केसों की मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा जो ये एसओपी है उसका ढंग से पालन हो रहा नहीं हो रहा। तो जितने डीएम है, जितने यहाँ पर शिक्षा अधिकारी हैं, सबको ये एसओपी भेज दी गई है और उनका लगाया है कि आप इसका पालन करें और स्कूल जो है इसके बाहर ना जाए। जो एसओपी इसके नियमों का कठोर से पालन होना चाहिए कि बच्चे भी स्कूल में आ जाएं और कोई केसेज भी ना पड़ पाए। इसके लिए सभी अधिकारियों को जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने निर्देश जारी किए। जी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख तक की ऋण का ब्याज मुहैया कराया गया। पिथौरागढ़ जिले में सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज समांत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 6 फरवरी को पिथौरागढ़ जिले में ऋण मेले के जरिए इन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के अंतर्गत जिले में 3000 किसानों को इस योजना में लाभ दिया जाएगा, जिसमें लगभग 23 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इस योजना के जरिए किसान कृषि आय के साथ ही पशुपालन, जड़ी बूटी उत्पादन, फूलों के उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन, मुर्गी पालन की जाएगी। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख का ऋण बिना ब्याज का मुहैया कराया जाएगा। इसको लेकर इस योजना के जरिए किसान कृषि कार्य के साथ पशुपालन, जड़ी बूटी उत्पादन, फूलों के उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, बेमौसम सब्जी जैसे कार्यों के लिए ऋण ले सकते हैं। पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज समावत ने यह जानकारी दी है। ऋषिकेश के तहसील चौक को अब गौरा देवी चौक के नाम से पहचाना जाएगा। नगर निगम की महापौर अनीता ममगई ने चौक का लोकार्पण कर दिया है। चौक के निर्माण होने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी होने की उम्मीद है। दरअसल तहसील चौक पर गौरा देवी के नाम से सुंदर फाउंटेन बनाया गया है, जिसमें चारों तरफ से स्थानीय पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाया गया है। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहर के 3 राज्य मंत्री भी बतौर अतिथि रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में महापौरी के कहा कि गौरा देवी चौक के निर्माण में कई प्रकार की कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से चौक निर्माण में देरी आ गई, लेकिन सच्चाई की जीत होती है, यह आज साबित हो गया है। में
यहाँ पे जो चौराहे थी, चौक न होने के कारण जो अनेकों दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही थी, जिसमें कि आप सभी विदित हैं कि 6 यहाँ पे उस दुर्घटना में मृत्यु भी हो चुकी थी। तो नगर निगम में हमने सबसे पहले जनता को किस प्रकार से हम सुविधाएं दें, सुरक्षा दें, नगर निगम के पहले बोर्ड में हमने ये प्रस्ताव पास करवाया कि यहाँ पर तहसील चौक बनाएंगे और उसको जो पर्यावरणविद है, जो कि चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही हैं, गौरा देवी के नाम से हम यहाँ पर इस चौक को बनाएंगे। अनेकों परेशानियां उसमें आई, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारा ध्येय बिल्कुल स्पष्ट था कि हमको यहाँ पर शहर की उन दुर्घटनाओं को बचाना है, लोगों के जीवन की सुरक्षा करनी है। और आज यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यहाँ पर आज गौरा देवी चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। ऋषिकेश के तहसील चौक पर अब गौरा देवी चौक के नाम से पहचाना जाएगा। नगर निगम की महापौर अनीता ममगई ने चौक का लोकार्पण किया। चौक के निर्माण होने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी की उम्मीद है। दरअसल तहसील चौक पर गौरा देवी के नाम से सुंदर फाउंटेन बनाया गया है, जिससे चारों तरफ स्थानीय पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेयर ऋषिकेश अनीता ममगई हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका साधना प्लस में। इस चौक के निर्माण से जनता को क्या कुछ फायदा होगा? तो ये चौक जो तहसील चौराहा था वहां पर, और वहां पे अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं चौक न होने के कारण, जिसमें कि दुर्घटनाओं में वहां पे 6 मृत्यु भी हो चुकी हैं। उसी चीज को देखते हुए बोर्ड की जो हमारा नवनिर्मित जो बोर्ड है, निर्वाचित बोर्ड में पहली बार हम इसको बोर्ड में प्रस्ताव लाए। इसको स्वीकार करके जैसे बोर्ड प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसमें तुरंत हमने चौक बनाने की वहां पर प्रक्रिया शुरू करी। और जो हमारी पर्यावरण संरक्षक रही, चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही हैं गौरा देवी जी, उनके नाम पे चौक को रखने का निर्णय लिया गया। आज वहां पर हमें बड़ा हर्ष हो रहा है इस चीज को बताते हुए कि वहां पर गौरा देवी के नाम से आज वहां पर चौक का हमने उद्घाटन करा, जिससे वहां पे अनेकों दुर्घटनाएं भी रुकेंगी। और गौरा देवी जो हमारी पर्यावरण संरक्षक थी, आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जानेंगी, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनका नाम सदैव सभी के संज्ञान में रहेगा। अनीता जी, इस चौक के निर्माण के दौरान कई तरह की कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो किस तरह की कानूनी दिक्कतें थी जिसके सामना करना पड़ा था? मैं कहूंगी सत्यमेव जयते, माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करूंगी, हृदय से उनका माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने उसमें अड़चन उत्पन्न कर दी थी कि अपने व्यक्तिगत उसमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम को जोड़ने का प्रयास करा कि उनके नाम से चौक होना चाहिए, और गौरा देवी के नाम पे उन्होंने आपत्ति दर्ज करी। बड़ा उसमें काफी संघर्ष करना पड़ा, बड़ी कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में मामला डाल दिया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय हाई कोर्ट का कि उन्होंने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए 4 लाख याचिकाकर्ता की संज्ञा देते हुए 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और गौरा देवी जो कि किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो एक पर्यावरण संरक्षक थी। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उन्होंने चलाया था। पेड़ों पे चिपक जाती थी पहले कि अगर इस पेड़ को काटना है तो उससे पहले मुझे काटना होगा, इस तरह से वो पेड़ों पे चिपक जाती थी। अनीता जी, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये चौक। इस दौरान जनता को और पुलिस को किस तरह का सुविधा मिलेगा? बिल्कुल पूरी तरह से उसको चौक को ब्यूटिफिकेशन हमने किया है। उसमें बहुत सुंदर कलर फाउंटेन है, उसमें कलर लाइटिंग है, और जनता की सुरक्षा के लिए वहाँ से वो ऐसा चौराहा है कि वहाँ पे कोई भी अपराधी गलत गतिविधियां करके वहाँ से भाग सकता था। वहाँ पे नगर निगम ने हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए। चौक को चारों तरफ से अच्छे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और पुलिस के देख रेख में हमने पुलिस कंट्रोल रूम में उसको दे रखा है ताकि वहाँ पे ट्रेस करने में कोई दिक्कत ना हो। और अनेकों चोरियों का, अनेकों वारदातों का खुलासा भी हुआ है उस जगह पे कैमरे लगने से। तो हमारा प्रयास है कि हम ऋषिकेश नगर निगम को एक आदर्श नगर निगम बनाएंगे। और चौक चौराहा ऐसे होते हैं कि किसी भी शहर की यदि खूबसूरती देखनी है तो पहले वहाँ के चौकों को देख लो,
वहाँ के जो जैसे घर बनाते हैं तो घर का मुख्य द्वार सुंदर हो, आकर्षक हो, तो उसी तरह से हमारा भी अपना एक उद्देश्य है कि जो हमारे जितने भी चौराहे हैं तो उनकी हम अच्छी सी ब्यूटिफिकेशन करें, अच्छी सुंदरता लाएं और महापुरुषों के नाम पे उनका नाम रखें। अनीता जी, 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर क्या आप विधायक की दावेदारी करेंगी? अभी तो मैं जो पद, जो दायित्व, जो जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने मुझ पे भरोसा जता रखा है उसका निर्वहन कर रही हूँ और जनता ने जो अपना मैंडेट मुझे दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको निभा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारे साथ अनीता जी। टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत केम्प्टी में विद्युत व्यवस्था को सुचारू न होने के कारण विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि पिछले एक साल में केम्प्टी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था फैली हुई है। ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण आए दिन लगातार तारें जलती जाती है, जिसके कारण लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। विद्युत विभाग की सही व्यवस्था न होने पर जनता आज आक्रोश दिखी, जिसको लेकर आज विद्युत विभाग के कर्मचारी को बिजली का बिल भी नहीं लेने दिया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा बिना मोटर रीडिंग देखे अधिक बिल दिए जा रहे हैं, जिससे विभागीय अधिकार के खिलाफ लोगों को नाराजगी देखी गई। आज काफी लंबे समय से ये बिजली विभाग की जो ये व्यवस्था है बहुत खराब हो चुकी है केम्प्टी क्षेत्र में खासकर। पिछले साल हमने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की यहाँ पे डिमांड की थी, लेकिन पिछले साल से कई बार हमने भी प्रयास किया, मेरे प्रयास के द्वारा भी कई बार बोलने के बावजूद भी संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत केम्प्टी में विद्युत विभाग सुचारू न होने के कारण विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि पिछले एक साल में केम्प्टी क्षेत्र की में अर्थव्यवस्था फैली हुई है। केम्प्टी में ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण आए दिन लगातार तारें जलती जाती है, जिसके कारण लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है, जिसको लेकर आज विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली का बिल भी नहीं दिया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित नोटियाल जुड़ गए हैं। अमित, जिस हिसाब से लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों द्वारा नारेबाजी की जा रही है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सोनाली, मैं बता दूं, विश्व का जो पर्यटक स्थल है केम्प्टी फॉल में, यहाँ पर बिजली की काफी बड़ी समस्या है। कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दे, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक ट्रांसफर है, उसकी क्षमता कम है। यहाँ उपभोक्ता ज्यादा होने के कारण यहाँ पर उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है। लोड होने के कारण यहाँ पर कई दफा तार टूट जाती है या फिर कुछ और घटना हो जाती है। तो इसको लेकर जो आज कनिष्ठ प्रमुख है यहाँ पर समीर पवार, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आज बिजली के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मांग की, जो ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर जो बिल हमें बिना रेटिंग देखे हुए यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी वो दे देते हैं। और आज उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा है कि जब तक हमें यहाँ पर एक अतिरिक्त ट्रांसफर नहीं लगा देते हैं तब तक हम बिजली का बिल जमा नहीं कर देते। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो समीर पवार है कनिष्ठ प्रमुख, उन्होंने कहा है कि इससे पहले हमने यहाँ पर चाहे वो यहाँ के उच्च अधिकारी उनसे सभी से अवगत करा देते कि यहाँ पर एक अतिरिक्त ट्रांसफर लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है और जिस कारण यहाँ पर कई दफा या बिजली के तार जल जाती है तो यहाँ पर कई दिनों तक यहाँ पर बिजली की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए तो इससे पहले यहाँ पर GMN के अध्यक्ष महावीर, उनको भी अवगत करा देता है, लेकिन उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और उसके बाद यहाँ पर समस्या जस की तस बनी है। आज हालांकि ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक हमें यहाँ पर एक अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफर नहीं लगाया जाता है तब तक हम बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे, क्योंकि कई दफा इनको बता दिया था। जी सोनाली। जी अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 11 दिसंबर 2020 को पुलभट्टा क्षेत्र में हुए ट्रक लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। लूटे हुए ट्रक के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस द्वारा
500 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर घटना का खुलासा किया। वारदात में शामिल एक आरोपी भी अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि कच्चा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2020 को एक ट्रक चालक को बंधक बनाते हुए ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस ने खुलासा किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक 12 दिसंबर को संतोष सिंह निवासी शेरमाऊ पीलीभीत उत्तर प्रदेश ने थाना में तहरीर देते हुए बताया कि 11 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे वो सो रहा था, तभी एक शख्स ने पाना मांगने के बहाने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक लूट कांड में पीछे पैसे की लेन देन बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। 11 दिसंबर को एक ट्रक लूट हुई थी यहाँ पर, और उसमें जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई तत्काल हमने मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया और उसकी तहकीकात हमने प्रारंभ कर दी थी। और कल जो है जो इसमें जो इन्वॉल्व मुलजिम जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सुरजीत सिंह ज्ञानी ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। और जो इस तक लूट हुई थी वो रिकवर हो गई है। उसमें एक अन्य अभियुक्त है गुरचरण सिंह, ये भी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग बाकी है। इसका हम बहुत जल्दी अरेस्ट हो जाए। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीते दिन हुई बर्फबारी और भारी बर्फबारी से धरासू यमुनोत्री हाईवे पर राडी टॉप के पास बाधित हो गई। भारी बर्फबारी के कारण बरकोट के अजौरी गांव में वापस लौट रही बारात की 4 गाड़ियां डंडाल गांव के पास फंस गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर देर रात एसडीआरएफ के टीम ने बरकोट के ढाडला गांव पहुंची, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद टीम द्वारा बारातियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीते दिन बारिश और बर्फबारी से धरासू यमुनोत्री हाईवे राडी टॉप के पास बाधित हो गया। भारी बर्फबारी के कारण बरकोट के अजौरी गांव से वापस बारात को लौटनी पड़ी, जिसके बाद सूचना पर देर रात एसडीआरएफ की टीम बरकोट के डांडरा गांव पहुंची। बर्फबारी का दौर जारी है, इसको लेकर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल रात हुई अचानक बारिश से सीमांत जिले के पिथौरागढ़ के उच्च हिमाचल क्षेत्र में इस साल का पहला हिमपात हुआ। बेरीनाम विकासखंड के चौकारी पर्वत स्थल पर कल रात हुई बर्फबारी से सटे होम होटल व्यवसायी के साथ साथ स्थानीय लोग के चेहरे खिल गए। चौकड़ी में हुई बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई। इस दौरान चौकड़ी पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही जिले में हुई बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते होटल सटे होम संचालक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल रात हुई बर्फबारी से पर्यटकों ने आने की संभावना बढ़ गई है।
रात हुई अचानक बारिश से सीमांत जिले के पिथौरागढ़ में उच्च हिमालय क्षेत्रों में इस साल का पहला हिमपात हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अचानक बर्फबारी हुई जिसके कारण लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जिले में हुई बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते